जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आगे। जी, स्क्रीन जो है वो सब लोगों को शो हो रही है। यस सर। वो है। यस सर। जी यस सर। सर हो रही है। अच्छा, आपको ये करना है, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। आपने सबसे जो हर डेली जो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, वो ये हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने जब भी इसे एक्सेस करने की कोशिश करनी है ना, आपने जैम्प को ओपन करना है। जैम्प ओपन करके ये जो फर्स्ट टू मॉड्यूल्स हैं, ये आपके जो स्टार्ट होने ज़रूरी हैं। अगर ये आपके स्टार्ट नहीं होंगे तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकोगे। ठीक है। जब भी आपने करना है, एक दफ़ा इसे स्टार्ट करके छोड़ दें, बेशक क्रॉस कर दें, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जो आपका सर्वर है वो वर्किंग में रहता है। ठीक है। पहला स्टेप ये करना है कि यहाँ पे आपने जैम्प ओपन किया, उसके पहले दो मॉड्यूल जो थे वो ऑन कर, उसे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया बस। उसके बाद आपने आके, अब हमने कभी भी अपनी जो फाइल्स में हम जाते थे डेली और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते थे उन फाइल्स को और वहाँ पे उसे एडिट करते थे, अब हमने वो नहीं करना। अब हमने ब्राउज़र पे ही एडिटिंग करनी है और ब्राउज़र पे ही हमें उसे का क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास कौन सी थी, इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से। ठीक है। अब इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से ये जो फाइल थी, इसके अंदर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है जो कि मैंने बनाई हुई है। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बेसिक एक ढांचा खड़ा किया हुआ है, तो पहले से जो थीम आती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो थीम आती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो फंक्शंस आते हैं इसके साथ, सिर्फ वही चीज़ें इसमें मौजूद हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है। एक सैम्पल पेज है, एक ये जो नाम था जो मैंने रखा था वो है, एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो कि पहले से डिफ़ाइन शुदा हैं, यही चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ कि ये जो यूज़र को नज़र आए, ये वो चीज़ है जो किसी भी यूज़र को नज़र आनी है, किसी भी विजिटर को नज़र आनी है जो भी मेरी वेबसाइट पे आता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर लूँ, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके शो कर लूँ, कोई मैं एक न्यू पोस्ट कर लूँ। तो वो करने के लिए मुझे इसके डैशबोर्ड में एंटर होना पड़ेगा, मुझे वर्डप्रेस की बैकएंड में एंटर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो बैकएंड कहा जा रहा होता है उसके दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास, मैं WP एडमिन लिखता हूँ, है तो ये भी बैकएंड ही एक तरह से। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम चेंजेस करते हैं वो हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे विजिट साइट कर लेता हूँ, तो विजिट साइट का क्या मतलब है कि मेरी साइट जो है वो भी किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, किस तरह से शो हो रही है। ठीक है। तो ये इस तरह से मेरी साइट जो है वो शो हो रही है। अब साइट मेरी इस तरह से शो हो रही है, इसे एडिट करने के लिए मुझे यहाँ से चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से चीज़ों को एडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये भी कह लेते हैं कि ये जो है ये एक बैकएंड है। पर जब ये एक बैकएंड है तो फिर ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये वाली फाइल्स क्या चीज़ें हैं? तो हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि ये वाली जो फाइल्स होती हैं बेसिकली उन्हीं की रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे मिल रही होती है, उन्हीं की आउटपुट हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे मैंने WP एडमिन लिखा, तो ये WP एडमिन क्यों कोई चीज़ ओपन होके आ गई मेरे पास? क्यों ओपन होके आ गई? क्योंकि यहाँ पे WP एडमिन के नाम से एक फोल्डर मौजूद था। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, WP एडमिन के आगे edit.php, अब edit.php तो यहाँ पे ओपन हुई है, ये कहाँ पे पड़ी हुई है? मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। मैं इधर अंदर आता हूँ, ये देखिए edit.php, ये फाइल पड़ी हुई। एक्चुअली ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली फाइल रन हो रही है, उसकी आउटपुट मुझे कहाँ पे मिल रही है? मेरे ब्राउज़र पे, यहाँ पे। तो आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये जो चीज़ें हैं ये खुद से आ रही हैं, ये वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमने रखवाई हुई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। पर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे भी
अपने वेब पेज को इधर से मैनेज कर रहे होते हैं तो हम क्या देते हैं, बैकएंड पे हम चीज़ों की चेंजेस कर रहे हैं, ये भी एक बैकएंड कहला रहा है। और ये वाला तो उसका क्या है, जहाँ पे कोर फाइल्स पड़ी हैं। कोर फाइल्स कौन सी होती हैं, जो उसकी मेजर फाइल्स हैं जिनकी वजह से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारे पास लोकल होस्ट पे चीज़ें पड़ी हों तो हम उन्हें बड़े क्लियरली देख सकते हैं, हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बासानी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अब ये एडिट था, मैं आपको दिखाने के लिए मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया अपलोड डॉट पी। सबको नज़र आ रहा है ये अपलोड डॉट पी। जी आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऐसी कौन सी फाइल थी ये जो रन हुई थी। मेरा वॉलेट वहाँ पे पड़ा है, बोलिए जो। ठीक है। अब ऐसी कौन सी फाइल थी ये जो रन हुई थी। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अपलोड, तो मैं बिल्कुल यू वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। तो ये देखें अपलोड, अपलोड और आगे क्या लिखा हुआ है, पीएचपी फाइल, यानी कि इसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी वाली होगी। तो अपलोड डॉट पीएचपी ये वाली फाइल थी जो वहां पे एग्जीक्यूट होके हमें नजर आ गई है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि डैशबोर्ड पे चीज़ें जो यहाँ पे शो हो रही होती हैं बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों की आउटपुट है, इन्हीं फाइल्स की आउटपुट है, जो कि हमें आसान रिप्रेजेंटेशन होके शो हो गई है। हमारे लिए चीज़ें आसानी से नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम काम आसानी से कर सकते हैं। जी वो जो मैं ट्राउजर्स पहने हुए थे ना उसमें। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस काम करने का मकसद यह है कि यूज़र के लिए आसानी पैदा कर दी जाए, यूज़र को कोड में तब्दीली करने की कोशिश ना करे, यूज़र कोड को एक्सेस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यूज़र के लिए कोड समझना मुश्किल है। पर उसे यहाँ पे ये पेज को देखना और ऐड न्यू कर देना, या पोस्ट को देखना और ऐड न्यू कर देना, ये काम आसान है। ये काम आसान है या वहाँ पे जाके एक नई फाइल क्रिएट करना ज़्यादा आसान है? जी, यहाँ पे जाके चीज़ों में एडिट करना ज़्यादा आसान है या यहीं से चीज़ें एडिट करना ज़्यादा आसान है? सर वर्डप्रेस में ठीक है। सर यहीं से करना आसान है। यहीं से करना आसान है। इससे आपको यहाँ पे आज एक और जवाब भी मिल जाता है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर जब हम वर्डप्रेस में ही सारी चीज़ें कर लेते हैं तो एक टाइम आएगा कि कोड तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो कोड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीज़ बनाने वाला कौन है, ये चीज़ हमारी आसानियाँ पैदा करने वाला कौन है? कोड ही है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि कोड ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर देखें, पहले 35% इसने पूरा वेब का एरिया कवर किया हुआ था, अब 38 कर लिया है, आने वाले कुछ सालों में 50 कर लेगा, कुछ सालों में हो सकता है 100% कवर कर ले। तो उसका मतलब तो ये है कि ये जावास्क्रिप्ट में जो इतनी तरक्की हो रही है, ये जो जावास्क्रिप्ट की इतनी लाइब्रेरीज बन रही हैं, पीएचपी के इतने फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, ये सारा काम जो हो रहा है, तो ये तो फिर सर ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे। तो उसका जवाब आपको ये मिलता है कि वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस चीज़ को बनाने वाला तो कोड ही है ना। इसकी जो पेरेंट चीज़ है वो कोड ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इतना बड़ा कोड है, इस कोड की आउटपुट क्या है? इस कोड की आउटपुट है ये वाला पेज, edit डॉट php, ये पेज। इतना बड़ा कोड उन्होंने लिखा है तो हमारे लिए आसानी पैदा हुई है। अगर उन्होंने इतना कोड ना लिखा होता वर्डप्रेस के डेवलपर्स ने, तो हमारे लिए कभी भी आसानी पैदा ना हो सकती। ठीक है। अब हमें मैकेनिज्म समझ आ गया कि कोड ही ये काम करवा रहा है, ये चीज़ हमें दिखाने वाला भी कोड ही है। अगर हम बात करें तो इसकी जो पेरेंट चीज़ है, जो इसकी मदर जिसे हम कहेंगे, वो क्या है? वो कोड ही है। ये देखें, अब यहाँ पे आपकी ये देखें वही कंडीशंस हैं इफ वाली, पर आगे आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये पीएचपी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हमें क्या पता लगा कि ये सारा कुछ हमारे पास करने वाला कोड ही होता है, पर हमारी आसानी के लिए उसी कोड को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया कि वर्डप्रेस की क्या फंक्शनैलिटी है, वर्डप्रेस कैसे चल रही होती है और चीज़ें कैसे तब्दील हो रही होती हैं हमारे पास। जी सर। जी, सबको समझ आ गया यहाँ तक ये बात? जी सर। यस सर समझ आ गई। जी, इसमें एफिशिएंसी देने वाला भी कोड ही है। जी,
और इसमें तरक्की लाने वाला, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला सारा जो मदर है ना, जो इसकी पेरेंट चीज़ है, वो कोड ही है। वर्डप्रेस में तरक्की होती है तो वर्डप्रेस में तरक्की को खुद ही नहीं हो जाती, वो कोड की मदद से ही होती है। यस सर। जी, इसीलिए आप लोग, उसने जो स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर जावास्क्रिप्ट हम इतना उसका बोलबाला सुना था, यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट यहाँ से खत्म नहीं हो गई, ये जेएस मैंने ओपन किया, ये देखें सारी जेएस की फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखें जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो वर्डप्रेस ने कोई अकेले आके ये नहीं कर दिया कि पीएचपी को भी खत्म कर दिया, एचटीएमएल को भी खत्म कर दिया, सीएसएस को भी खत्म कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी खालिदा। सर एक्चुअली हम, मेरा ख्याल है जावास्क्रिप्ट का जो कमाल है उसकी सूरत में आई थिंक ये हमारे सामने है कि अगर आपको ये समझना हो कि जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करके या उसमें अगर आप करेक्शन लेते हैं, एफिशिएंसी लेते हैं, तो उसका आपका कंक्लूजन कहाँ पे जाता है। तो आई थिंक वर्डप्रेस को देख के आप देख सकते हैं कि आपका कमाल क्या होगा। तो वी बिल्कुल कैन डू वंडर्स। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड किया खालिदा, कि अगर हम देखना चाहते हैं ना कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थैंक यू की सर। एंड प्रोडक्ट क्या हो सकती है, यानी कि अगर हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे पास, हमारे सामने ये इतना बड़ा वंडर है जो कि वर्डप्रेस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बंदे को अच्छे से कोड करना आ गया वो क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि अब ये वही लोग हैं ना जो अपने अपनी अपनी निश में मास्टर्स थे, जिन्होंने वर्डप्रेस खड़ी कर दी हमारे सामने। तो अगर हमें भी अच्छा कोड करना आता है, तो ये वाला कोड आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं सीख सकते, जिस लेवल की कोडिंग ये हुई हुई है। ये कोड को आपको स्पेशलाइजेशन इसमें करने में, आपको खुद को इसमें मास्टर बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। और आपके जो दिमाग के जो जाविये हैं ना, वो आपको चारों तरफ खोलने चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी आप इसके लिए लॉजिक बना सकते हो। क्योंकि कोड का अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इफ़ कंडीशन क्या होती हैं और एल्स कंडीशन क्या होती है, कि अगर ऐसे है तो ऐसे। पर उसको सिनेरियो में ढालना ना, सारा आर्ट ही उस चीज़ का है, कि अगर आपके पास एक सिनेरियो आ गया तो उसमें उस चीज़ को कैसे ढाल के हमने रिप्रेजेंट करवाना। तो वो चीज़ जो है, वो थोड़ा सा दिमाग को आपको क्या करना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है, तब जाके दिमाग आपको जवाब देता है। और ये जो हम चीज़ें देखते हैं, ये भी किसी इंसान ने ही बनाई हुई हैं। ये वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, उसके अलावा हमारे पास कौन सा होता है, शॉपिफाई हो गया, कितने ज़्यादा सीएमएस बने हैं, ये सारे इसी तरह से बने हुए हैं। और ये जो है वंडर है, ये किसका है, पीएचपी का वंडर है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल करते करते उन्होंने एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दी आपके सामने, जिससे आप देख के अपना काम आप मिनटों के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो रही होती हैं, एक्चुअल में यहाँ वाली चीज़ों को हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस करवा रहे होते हैं। ठीक है, पर हम बार बार इन चीज़ों को बार बार ओपन करके नहीं देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट। जी ठीक है, तो हमें अब मैकेनिज्म सारा समझ में आ चुका है कि क्या तब्दीली कहाँ पे होती है, तो कौन सी फाइल हमारे पास रन होके आ रही है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को क्रॉस कर देता हूँ। अब हमारा जो फर्दर काम है ना, अब
अगर तो आप उस कोड को मैनिपुलेट करना सीख जाते हो तो वो तो क्या कमाल की बात है। पर अगर आप कहते हो कि सर हमारी कैपेबिलिटी कोड को सीखने की नहीं है, हम नहीं सीख सकते वो फिलहाल, ठीक है, हम अभी इतना काम नहीं कर सकते क्योंकि उसे सीखने में, प्रॉपर लर्न करने में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इसको मैनिपुलेट करना भी सीख लेते हो ना, यहाँ पे चीज़ें ऐड करना, यहाँ पे चीज़ों को इस्तेमाल करना, सिर्फ डैशबोर्ड को आप क्या करना, मैनिपुलेट करना सीख लेते हो ना, तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इसकी मैनिपुलेशन के पैसे ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे थ्रू दी क्लिक ऑफ माउस आप क्या कर सकते हो, अर्निंग अपनी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, आज हमने देखना है कि ये जो वर्डप्रेस का ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने है ना, ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं, कि ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ये क्या क्या हैं, इनका मकसद क्या है और ये क्यों बनाई गई हैं। आज बेसिकली आज के लेक्चर का मकसद ये है कि पूरे डैशबोर्ड का एक टूर किया जाए कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा जो ये हमें नज़र आ रही है, ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है। तीन चीज़ें कौन कौन सी है? पहली चीज़ है ये एडमिनिस्ट्रेटर टूल बार, ये ऊपर वाली जो लाइन मुझे नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टूल बार है, एडमिन की टूल बार। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, तो मैं इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यहाँ पे एडमिन हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी टूल बार। सेकंड नंबर पे आ जाता है ये हमारे पास विजिट एरिया, जिसे हम डैशबोर्ड का एरिया भी कह रहे होते हैं। ये हमारे पास एरिया आ जाता है यहाँ से लेके ये सारा डैशबोर्ड का एरिया है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट विजिट्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं इस बात को भी, इस पे भी बात पे मजीद रोशनी डालता हूँ। थर्ड जो मेन एरिया होता है वो हमारे पास ये लेफ्ट मेन्यू होती है, जिसे हम एडमिन मेन्यू कह रहे होते हैं। क्योंकि एडमिन मेन्यू ही कहेंगे क्योंकि एडमिन ने क्या करना है, इस चीज़ों को मैनिपुलेट करवाना है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन चीज़ों को बताना शुरू करता हूँ कि टूल बार में क्या चीज़ है, डैशबोर्ड में क्या चीज़ है और एडमिन मेन्यू में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अच्छा, टूल बार की बात कर ली जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाता है, एक वर्डप्रेस का लोगो आ जाता है, ठीक है। मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5.1, इसका क्या मतलब है? ये शायद वर्जन है, ये वर्डप्रेस का। वर्जन सर जी। सर ये वर्जन है इसका। ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा कि वर्जन क्या चीज़ होती है? सर अपडेशन जो टाइम टू टाइम आती रहती है तो फिर वो वर्जन्स आते रहते हैं। सर मॉडल जैसे चेंज करते हैं हम किसी मशीन का, सो जी ठीक है वेरिएंट्स। जी, उस्मान आपका भी बात ठीक है, वेरिएंट्स। पर वेरिएंट्स में तो वो चीज़ ऐसे हो जाएगी कि एक हमारे पास एक अलग वेरिएंट है, उसमें अलग प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे वेरिएंट में अलग। नो सर, इस तरह है कि सर पहला एक वर्जन अगर आता है उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई बग आता है तो उसे वो उसे फिक्स करके नेक्स्ट वर्जन रिलीज कर देते हैं, उस तरह का वेरिएंट। जी बिल्कुल ठीक बताया उस्मान। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे आसान सी एक मिसाल देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा वर्जन क्या होता है। आज से 5 साल पहले आप जो फेसबुक यूज़ करते थे, आज फेसबुक वैसी नहीं है, क्या ऐसा है? आज से बिल्कुल चार ठीक से है सर पाँच जी। साल यस। पहले जैसी फेसबुक आप यूज़ करते थे, आज फेसबुक बिल्कुल वैसी नहीं है, टोटली चेंज हो चुकी है। कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं फेसबुक में। तो ये किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ उसके टाइम टू टाइम उसमें एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, उसमें तब्दीलियों की वजह से हुआ है, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम की एक अपडेट आई है कि इंस्टाग्राम पे भी अगर आप किसी की चैट का स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसे नोटिफिकेशन चला जाता है और उसे पता लग जाता है कि इस बंदे ने आपकी चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया। पहले ये फीचर जो था सिर्फ स्नैपचैट की हद तक महदूद था, सिर्फ स्नैपचैट ये फीचर देता था। पर अब इंस्टाग्राम ने भी वो फीचर देना शुरू कर दिया कि अगर आप किसी की चैट का स्क्रीनशॉट लें तो आपको पता लग जाता है कि इस बंदे ने मेरी चैट का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो
जब से इंस्टाग्राम लॉन्च लॉन्च हुआ तो तब से तो ये चीज़ उसमें अवेलेबल नहीं थी। ये अब कैसे आ गई अचानक? उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा कि इंस्टाग्राम डिलीट करें, ये नया वाला इंस्टाग्राम हम लाए हैं, ये इंस्टॉल करें। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहते। वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों में जो कमियां होती हैं, पुरानी चीज़ भी वहीं रहती है, प्लस जो कमियां होती हैं उनको ऐड करके, उनका सोल्यूशन दे के, अगर कोई गलती है, कोई खामी है, उसे फिक्स करके क्या कर देते हैं, वर्जन लॉन्च कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी की मदद से, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हुए हम उस चीज़ को अपडेट कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास भी वो चीज़ क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे पास भी वो न्यू जो फीचर उन्होंने दिया है वो हमारे पास भी इंस्टॉल हो जाता है, हमारे पास भी आ जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि आज तो ये वर्जन 5.5.1 है। हो सकता है कुछ ही मंथ्स के बाद ये इसका जो वर्जन है वो तब्दील हो जाए, वर्डप्रेस में ही कोई तब्दीली आ जाए। और बिल्कुल आएगी भी, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ें एक जगह पे रुक जाएं। फेसबुक में ही अभी कितनी तब्दीली आना बाकी हैं, यूट्यूब में कितनी तब्दीली आ गई है। देखें, इंस्टाग्राम की मैंने आपको एग्जांपल दी, रिसेंट, बेशक 1-2 दिन हुए इस फीचर को आए हुए। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ों में क्या आती रहती है, अपडेट्स आती रहती है। अपने मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस की हुई हैं, उन्हीं में हर महीने एक ना एक अपडेट आई हुई होती है। ठीक है, तो ये उसका वर्जन वो चीज़ होती है जब वो पहली चीज़ में बेहतरी करके और दोबारा उसे भेज देते हैं कि चलो अब इसे अपडेट कर लो। तो यहाँ पे इसका जो लोगो है, यहाँ पे से हमें वर्डप्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से हम .org पे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ होती है? डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद होती है, क्या चीज़ होती है डॉक्यूमेंट? कागजात से जो भी कोई पेपर की सूरत में हम लोग जो पेन कर देते हैं हम, और चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो एकेडमिक हो, ऑफिशियल हो, तो कोई भी चीज़ जब हम पेपर पे लेके आ जाते हैं रिटन फॉर्म में, तो दैट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ तो रिटर्न नहीं है, फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कह दिया है। सर हेल्पिंग मटेरियल टाइप होती है कि आप किसी अपनी सर जो भी सॉफ्टवेयर में application- डॉक्यूमेंटेशन एक करके यूज कैसे करना है उसके बारे में बाकी रिक्वायरमेंट। जी, हम ना पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर ज़र वक्त आप बोलिएगा। जी सर जो भी आपने चीज़ लॉन्च किया है लाइक एप्लीकेशन वगैरह, तो उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन टाइप, अगर आपने ऑनलाइन देनी है तो उसमें आप कोई भी हेल्पिंग मटेरियल दे देते हैं, लाइक यूट्यूब पे वीडियो डाल दें या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा हमने आपने। जी ज़र वक्त, आप क्या कह रही थी? जी, और भी कोई बोल रहा था? आपको ना मैं इसकी आसान अल्फाज में अगर एक मिसाल दूँ ना, तो ऐसे दे सकता हूँ कि जब आप न्यू टीवी परचेज करके लाते हो ना, तो साथ में आपको एक किताब मिल जाती है, एक मैनुअल मिल जाता है कि इसे इधर से ऑन करना है, इधर से ऑफ करना है, यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, इस तरह से। तो मैनुअल बुक सर जी। मैनुअल बुक जिसे हम कह रहे होते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें उन्होंने वर्डप्रेस के बारे में सारी मालूमात दी हुई है। वर्डप्रेस कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री के बारे में। इवन आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन देना ज़रूरी होती है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इस तरह काम करता है, ऐसे चलता है, इसमें हमने ये यूज़ किया, यहाँ से आप ये कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो। क्योंकि अगर एक इंसान जिसने वो पहले कभी चीज़ नहीं देखी तो वो भी इस काबिल हो जाए कि वो भी उस चीज़ को सीख सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या होती है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, जैसे अब ये वर्डप्रेस एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है ये भी प्रोडक्ट, पर क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम चीज़ों को देखना चाहें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनी हुई है, कौन कौन सी हम प्लगइन्स हैं इसके, थीम्स कौन कौन से हैं। तो सारे डाटा जो है वो हमारे वर्डप्रेस प्रोवाइड करती है कि अगर हम देखना चाहें। उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं कि स्पीड, सर्च और सिक्योरिटी। 5.5.1 में उसने कह दिया कि हमने इन 3 चीज़ों पे काम किया है। हमने इसकी स्पीड बेहतर की है, हमने इसकी सर्च विजिबिलिटी यानी कि हमने गूगल की नज़र में इसकी विजिबिलिटी को ज़्यादा बेहतर बनाया। वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो सर्च विजिबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हुई हैं, साइट मैप की, एक्सएमएल साइट मैप वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि साइट मैप क्या होता है।
ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स हमने अपडेट किए हैं, ऑटो अपडेट का फीचर हमने डाल दिया है। इस तरह की सारी बातें वो बता रहा है कि ये चीज़ें इस वर्जन में बेहतर हुई हैं। अगले टैब में वो फ्रीडम्स के बारे में बता देता है, सॉरी क्रेडिट्स दे देता है कि इन इन लोगों का हाथ था इस चीज़ की बेहतरी में। ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने इसकी बेहतरी में काम किया है। ठीक है। उसके बाद उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया, जैसे A2 होस्टिंग है, उसके अलावा नाम लिख दिए उन सब के, सारा बता दिया कि ये जो चीज़ें थी इन्होंने हमें हेल्प की है इसके एडवांसमेंट में। उसके अलावा फ्रीडम्स बता दिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है। ये बता दिया कि फ्री है और ओपन सोर्स है वगैरह वगैरह। और प्राइवेसी में उन्होंने बता दिया कि हम सारा डाटा जो है वो लेते रहते हैं, यूज़र का फीडबैक भी लेते रहते हैं ताकि हम इसमें मज़ीद एडवांसमेंट करवा सकें। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है कि क्या क्या चीज़ें बताई गई। अगली चीज़ जो टूल बार में मौजूद है वो क्या है कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो व्यू मिल जाता है जो एक विजिटर को मिल रहा होता है। ठीक है। अभी चूंकि मैं लॉगिन किया हुआ मैंने, इसीलिए मेरे पास ये टूल बार यहाँ पे भी शो हो रही है। बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई, सिर्फ टूल बार रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिन एरिया में लॉगिन मैंने किया हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे इधर पे क्लिक करने से जो व्यू मिलता है वो मिलता है जो किसी नॉर्मल विजिटर को मिल रहा होता है। यानी कि एक आम आदमी जब मेरी वेबसाइट विजिट करता है तो उसे मेरी वेबसाइट इस तरह से नज़र आती है। ठीक है। तीसरी चीज़ एक आ गया, ये एरो टाइप जो बने हुए हैं इसे मैं क्या कह दूंगा, ये हमारे लिए अपडेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी एक अपडेट आई हुई है। अब अपडेट उसी तरह से आई हुई है जैसे वर्जन की। देखें यहीं पे मुझे क्या कह देता है कि आपका ये जो प्लगइन है, अभी मैं इस प्लगइन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो प्लगइन है इसका आपका वर्जन है 4.1.6 और 4.1.7 जो है ये वर्जन आपका अवेलेबल है, इसे अपडेट कर लें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ अपडेट कर दो। मैं इस चीज़ को जैसे ही अपडेट करता हूँ यहाँ से देखिएगा ये जो 1 है ये गायब हो जाएगा। ठीक है। देखिए वो 1 जो था वो यहाँ से और प्लगइन के आगे से गायब हो गया। वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसने कह दिया कि आपकी अब जो हर चीज़ है वो टोटली अप टू डेट है, उसमें कोई भी अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ से भी वो चीज़ गायब हो गई है। ये जो टूल बार है ये हमारे लिए चीज़ों को आसानी से एक्सेसिबल बना रही है। वही चीज़ें हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर हम क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं तो हम टूल बार से एक्सेस करवा सकते हैं। उसके आगे कमेंट्स है, मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कमेंट वाला एरिया ओपन हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी बाद में देता हूँ। उसके बाद ये न्यू का सेक्शन है। न्यू में पोस्ट आ जाती है, मीडिया न्यू ऐड करना है, पेज न्यू ऐड करना है या यूज़र न्यू ऐड करना है। इन चारों चीज़ों में से आप क्या ऐड करना चाहते हो? यूज़र, कोई पेज, कोई मीडिया। मीडिया का मतलब कोई फाइल, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी। और पोस्ट हमारे पास, पोस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप करवा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा राइट साइड के ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एडमिन का एरिया। यहाँ पे एडमिन अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, सारा कुछ वो यहीं से मैनेज कर सकता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यूज़र वाले एरिया में मुझे ले आया है। मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यही हैं, पर सिर्फ हमारे लिए आसानी से एक्सेसिबल कर दी है उन्होंने। ठीक है। अभी इस पॉइंट पे मैं बाद में जिक्र करता हूँ। हमें पता लग गया कि यहाँ से हम एडमिन अपनी चीज़ों को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट, या उसे क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से सेट करवा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास पूरी टूल बार का एरिया हो गया। और टूल बार का एरिया हमारे पास, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर इस डैशबोर्ड में लॉगिन है तो जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तब भी नज़र आता रहता है। देखिए बाकी सारे ऑप्शन गायब हो गए पर टूल बार हमारे पास नज़र आ रही है। टूल बार में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो गया, कस्टमाइज वाला। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं कि कस्टमाइज क्या है। ठीक है। पर आप ये देखें कि जैसे ही मैं इस पेज पे आता हूँ टूल बार मेरी गायब नहीं हुई, टूल बार यहीं पे रही है, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर सकूं। कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है जल्दी से तो मैं यहीं से ऐड कर लूं, मुझे दोबारा वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है।
यहाँ तक आपका टूल बार का एरिया हो गया। अब मैं बात करता हूँ डैशबोर्ड के एरिया की। डैशबोर्ड का जो एरिया है वो डिफरेंट विजेट्स पे डिपेंड करता है। एक विजेट ये है, एक विजेट ये है, एक विजेट ये है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर विजेट ऐसी क्या चीज़ होती है। तो विजेट के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि विजेट ऐसी चीज़ होती है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन अपने अंदर ला रही होती है, जो क्विकली हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेटअप करवा सकते हैं। अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे भी विजेट का ऑप्शन मिल जाता है, पर ये वाले विजेट जो हैं वो डिफरेंट हैं, और ये जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं ये हमारे डैशबोर्ड के विजेट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, उसमें कहते हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। वेलकम मैसेज एक देते हैं कि आपको हम खुशामदीद कहते हैं वर्डप्रेस में। उसके बाद वो कहते हैं वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट यू स्टार्टेड। हमने कुछ लिंक्स को असेंबल कर लिया ताकि आप जल्दी से स्टार्ट कर सकें, ताकि आप स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले बटन की बात कर लूँ तो वो कहता है अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर लें। क्या कहता है, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर लें। और क्या कहता है कि थीम बदलना है तो यहीं से आपको थीम भी बदलने की इजाज़त दे देते हैं। इस पे क्लिक करें तो थीम वाले मेन्यू पे, थीम वाले पोर्शन पे आप चले जाएंगे। ये जो चीज़ थी ये इन्होंने क्यों बनाई, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी थी। लोग वर्डप्रेस पे नए नए मूव कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, जिस जिस चीज़ की एक न्यू यूज़र को ज़रूरत पड़ सकती है वो सब चीज़ें इन्होंने यूज़र के सामने शो करवा दी, ताकि उसे यहाँ पे जाके ढूंढना ना पड़े। अब मुझे अगर थीम चेंज करनी है ना तो मैं पेरेंट्स में जाऊँगा, फिर थीम्स है। पर उन्होंने क्या कह दिया, आप यहीं से चेंज कर लो थीम, क्योंकि एक आम बंदे को ये बात नहीं पता कि थीम कहाँ पे पड़ी हुई है। तो उन्होंने एक आम यूज़र के लिए आसानियाँ पैदा की। उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें शो करवा दी, इंपॉर्टेंट ऑप्शन शो करवा दिए, ताकि कोई भी नया यूज़र आता है तो उसे परेशानी ना हो, उसे ये सॉफ्टवेयर चलाने में कोई मसला ना आए। ठीक है, वो कहता है कि अगर अपना फर्स्ट ब्लॉग लिखना है तो यहाँ पे लिख लो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे कहाँ पे वो ले जाएगा, वो मुझे पोस्ट वाले पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे ले आया। ठीक है, वो कहता है अगर अबाउट पेज बनाना है तो बना सकते हो, होम पेज बनाना है बना सकते हो, साइट को व्यू करना है तो कर सकते हो। अब साइट व्यू मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। दो ऑप्शन हैं। सिर्फ ये ऑप्शन उन्होंने इसलिए दे दिए ताकि कोई भी अगर इंसान जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है तो वो बासानी कर सकता है। विजेट को मैनेज कर लो, मेन्यू को कर लो, कमेंट्स को मैनेज कर लो, और अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो मज़ीद अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो लर्न मोर, मज़ीद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि हमें पता है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इतनी मदद, तो आप इसे डिसमिस कर दो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप वो रखो अपने सामने। आप कहते हो कि नहीं चाहिए, पेरेंट्स में से थीम बदल सकता हूँ, साइट यहाँ से विजिट कर सकता हूँ, पोस्ट यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, मेन्यू भी चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। तो आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा ख़त्म कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा कभी आप ला। हम स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से मैं वेलकम को दोबारा टिक कर दूंगा तो ये वेलकम पेज मेरे पास दोबारा से शो होने लग जाए। ठीक है, अब पहली बात तो ये हो गई, हमें पता लग गया कि ये उन लोगों के लिए आसानी के लिए क्रिएट करवाया गया जो लोग न्यूली वर्डप्रेस पे आए और उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऑप्शन हमारे सामने रखवा दिए ताकि हमें उस चीज़ों से हेल्प मिल सके। ठीक है, अब मैं कुछ नीचे के विजेट्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला विजेट है हमारे पास साइट हेल्थ स्टेटस। ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि हमारी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है। अब वेबसाइट की हेल्थ से क्या मुराद है, सर कितने विजिटर्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, ये सब कुछ मैनेज देखना। विजिटर देखना हेल्थ के जुमरे में आता है। नहीं सर, जो टूल के बारे में किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है, जो टूल का नहीं पता होता तो वो उधर यूं समझिए कि क्यूरी होती है किसी किस्म की। जी, साइट की ऑप्टिमाइजेशन स्पीड वगैरह कोई एरर तो नहीं है? जी, इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो आपकी साइट को ऑडिट करके बताता है कि आपकी साइट जो है उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज है, वो लेजी लोडिंग तो नहीं कर रही,
वो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रही, क्या वो टोटली अप टू डेट है, क्या वो बिल्कुल ठीक तरह एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो ये चीज़ जो होती है ये किस में आ रही होती है, ये आपकी साइट की हेल्थ में आ रही है। जैसे अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूं तो मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, जब मैं बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा हूँ, बिल्कुल सही तरह से अपने जो काम है मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि सर हेल्थ ठीक है। पर अगर मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ और मैं क्या कर लूँ, मैं वो काम नहीं करवा रहा जो मुझे एफिशिएंटली करने चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। जैसे बैटरी की हेल्थ होती है, तो बैटरी की हेल्थ हम कैसे मेजर करते हैं, जब बैटरी हमारी ठीक तरह से परफॉर्मेंस ना दे रही हो, बैटरी ठीक तरह से हमें वर्किंग ना दे रही हो, तो हम कहते हैं कि इसकी हेल्थ जो है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो साइट हेल्थ क्या बताता है, हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि साइट की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और लोडिंग वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से है, क्या वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास आ जाता है क्विक ड्राफ्ट। राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन है क्विक ड्राफ्ट का। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्विक ड्राफ्ट किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? जी सर ड्राफ्ट इसलिए मोस्टली यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ आपने सेव कर लें, अगर आपने अभी तक पब्लिश नहीं करनी लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा ये कंटेंट सेव रहे, फ्यूचर में अगर आपने उसको पोस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या मैं कह रहा था, मैं आपको बता रहा था, स्क्रीन आपके पास शो नहीं हो रही है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर आ यस रही है। सर आ रही है। जी यस सर नजर अच्छा। आ रही है। जी हम ना जो क्विक ड्राफ्ट के बारे में बता रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी कि क्विक ड्राफ्ट में ये होता है कि अगर आपने जल्दी से, आपके माइंड में कुछ आया है ना, आपने उसे नोट डाउन कर लिया, आप उसे अभी पब्लिक,
जैसे मेरे जहन में आया कि यार शाहिद आफरीदी पे ना कोई आर्टिकल लिखना चाहिए था। ठीक है, मैंने उसका टाइटल दिया शाहिद आफरीदी और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ठीक है, कि शाहिद अफरीदी कौन है, कि क्रिकेटर है पाकिस्तानी क्रिकेट। कोई भी आपके जहन में जल्दी से बात है या आपने लिख लिया, कंटेंट आपने लिखना है ना, कि आप यहाँ पे सिंपल लिख लो अबाउट शाहिद अफरीदी। जल्दी से आपके जहन में कोई बात आई, आपने क्या किया, उसे जल्दी से ड्राफ्ट में सेव कर लिया। अभी आपने अपने लिए सेव कर लिया कि बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पे आर्टिकल लिखना था। क्योंकि हमने देखा था, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, क्योंकि ये जो मेजरली जो प्लेटफॉर्म बना था ब्लॉगर्स के लिए बना था। जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ये मेजर प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया गया है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको डिस्कस करूँगा ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, वो सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड लोगों के लिए होंगे। पर हमने जब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होंगी तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम प्लगइन ऐड कर लेंगे जिस तरह की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए। ठीक है, अभी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमें ज़्यादातर मिलेंगे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए मिलेंगे। जैसे ये पहला ऑप्शन ही देख सकते हैं आप, कि क्विक ड्राफ्ट, कि जो भी आपके जहन में आया आपने जल्दी से उसे तैयार कर लिया। अभी तक ये चीज़ पब्लिश नहीं हुई, कोई भी विजिटर इस चीज़ को नहीं देख सकता, सिर्फ आपने अपने लिए अपनी आसानी के लिए ये चीज़ क्रिएट करवा ली है। बाद में आप इसे एडिट करके और पब्लिश क्या करवा सकते हो, करवा सकते हो। तो ये विजिट किसके लिए आ गया, क्विक ड्राफ्ट के लिए आ गया, कि अगर क्विकली कोई ड्राफ्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। थर्ड विजिट कौन सा है, एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस में आपकी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी साइट पे क्या क्या चीज़ है। एक पोस्ट है, एक पेज है और एक ही कमेंट है, और वर्डप्रेस 5.5.1 रनिंग है और 2020 थीम इंस्टॉल्ड है। एट अ ग्लांस पे हमारी वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि वेबसाइट पे इस टाइम क्या चीज़ें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। ये जो सारी चीज़ें हैं ये वर्डप्रेस बताता है कि अगर तुम्हें इवेंट्स के बारे में जानना है, मीटअप्स के बारे में जानना है, तो तुम जान सकते हो। वर्डप्रेस ने अपने तौर पे चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर हमारे मीटअप होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो तुम यहाँ पे जान सकते हो। अब मैंने मीटअप पे क्लिक किया तो देखिए मुझे एक लिंक पे ले गया। यहाँ पे लोग जो हैं कम्युनिटी के लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो सारे हैं मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मीटअप्स रखते हैं और मुलाकात करते हैं। तो कह रहा है कि अगर उसके बारे में तुम्हें जानना है, तुम्हें लिखना है, तो तुम यहाँ से वो चीज़ देख सकते हो। मेरा क्रोम को आज पता नहीं क्या मसला है, ये बड़ा मसला कर रहा है क्रोम। शायद मेरा जो लैपटॉप है बाकी चीज़ें ठीक है, क्रोम बड़ा मसला कर रहा है। ठीक है, इसी तरह न्यूज़ वगैरह और ये सारा कुछ जो आपने अगर जानना चाहते हो तो वो ये विजिट उन्होंने दिया हुआ। ठीक है, और लास्ट पे हमारा एक्टिविटी का विजिट आ जाता है। एक्टिविटी के विजिट में क्या चीज़ें होती हैं कि हमने रिसेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई हैं। ठीक है, रिसेंट पब्लिश पोस्ट आ जाती है यहाँ पे हेलो वर्ड वाली। रिसेंट कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट्स की हमें यहाँ पे क्विक, मैंने अनअप्रूव करना है मैं कर सकता हूँ। रिप्लाई करना है कमेंट का, एडिट करना है, स्पैम में डालना है, ट्रैश में डालना है या व्यू करना है, सारा कुछ मैं यहाँ से इसी विजिट पे अपने पास देख सकता हूँ। जैसे फाइवर पे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो फाइवर का जो डैशबोर्ड होता है उस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जी, फाइवर के डैशबोर्ड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जी आमिर। जी सर। फाइवर के डैशबोर्ड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है फाइवर पे डैश। किस क्या उसका नाम, नहीं डैशबोर्ड आ रहा होता है। डैशबोर्ड पे क्या उसका तो प्रोफाइल आ रही होती है, प्रोफाइल की जो डिटेल है वो, उसमें रिस्पांस रेट, डिलीवर टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, उसके बाद आपकी जो मंथ की मतलब अर्निंग होती है वो भी शो हो रही होती है, रिस्पांस टाइम शो हो रहा होता है। उसके बाद एक टैब में, एक डिव में इनबॉक्स का पोर्शन होता है, वो आ रहा होता है। उसके बाद जो ऑर्डर की डिटेल है जिसमें एक्टिव ऑर्डर आ गए, अवेटिंग रिस्पांस में आ गए, ये चीज़ें हैं। उसके बाद उनकी अपनी एक ऐड होती है फाइवर की सही है, डैशबोर्ड। तो वो भी जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड में क्या होते हैं, चीज़ों की तरफ क्विक एक्सेस दे दी जाती है। जैसे
फाइवर के डैशबोर्ड की बात की है तो फाइवर ने इनबॉक्स का छोटा सा ऑप्शन बताया होता है कि इनबॉक्स में आपको ये मैसेजेस आए हैं। राइट साइड पे उन्होंने आपके एक्टिव ऑर्डर्स बताए हुए होते हैं कि इस टाइम टोटल ऑर्डर्स इतने हैं। उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पेंडिंग अप्रूवल कौन से हैं, आपके इन प्रोग्रेस कितने हैं, डिस्प्यूट किस पे ओपन हुआ है, डिस्प्यूट बाय सेलर, डिस्प्यूट बाय बायर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है वो चीज़ें हम वहाँ से फिक्स होती हैं, हम उन्हें हिला नहीं सकते। ठीक है, जो फाइवर का डैशबोर्ड है वो फिक्स है, पर यहाँ का जो डैशबोर्ड है ये फिक्स नहीं है। आप इसे उठा के बेशक यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे ले आएं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे चीज़ यहाँ पे ऐड करवा दी, यहाँ वाली चीज़ आप यहाँ पे करवा दें, आपकी मर्जी। आप इधर कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पे घूम सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आप कहाँ रखवाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं रखवाना चाहते तो आप इस स्क्रीन ऑप्शंस में जाके इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, देखिए मेरा डैशबोर्ड खाली हो गया। पर अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें वापस आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास पूरा डैशबोर्ड का एरिया है जिसमें हमारे पास ये 5 से 6 ऑप्शन जो हैं वो मौजूद होती हैं। और ये स्टैटिक नहीं है, आप इसे घुमा फिरा सकते हो, आप इसे उठा के कहीं अपनी मर्जी की जगह पे प्लेस कर सकते हो। और आपको एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि यही सिर्फ वो विजिट्स नहीं है जो हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ विजिट्स हमारे पास शो हो सकते हैं। क्या कोई बताएगा कि कौन से विजिट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो सकते हैं? जी, फ्यूचर में और विजेट्स भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो सकते हैं, तो वो कोई आइडिया लगा सकता है कि किस तरह के होंगे वो? सर ई कॉमर्स के रिलेटेड। तो जी इनबॉक्स भी आ सकते हैं इसके बाद। जी कोई जनरल सा आंसर दें मुझे, ऐसे इंस्पेसिफिक। डिटेल्स वगैरह अगर आप ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह इधर आ सकती हैं, और अगर सेल्स आपकी आ सकती हैं। सर मीडिया मीडिया वो की प्लगइन चीज़ें। पर डिपेंड। जी हसनैन का जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि जो हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ विजेट्स यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो आपने घबरा नहीं जाना कि पहले तो 5 सर ने तो शो करवाए थे, अब यहाँ पे 8-10 आ रहे हैं और चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही हैं, ये क्या है? तो क्या होगा कि जो हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे अगर वो अपने साथ ये फंक्शनैलिटी ले आते हैं कि वो विजेट भी बना लें यहाँ पे, क्योंकि हर प्लगइन अपने साथ कोई फंक्शनैलिटी लेके आता है, तो अगर उनमें भी ये चीज़ मौजूद होती है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। या अगर कोई थीम के ऑप्शंस हो सकते हैं तो वो भी कोई थीम अपने साथ आती है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो सकती है। और आप लोगों का ये जो डैशबोर्ड है ना, ये हर वेबसाइट का उसके हिसाब से होता है, क्योंकि हर वेबसाइट को डिफरेंट प्लगइन्स की ज़रूरत है अपने अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, पर हम क्या करेंगे इस कोर्स में, जो मेजर मेजर प्लगइन्स होते हैं जिनकी किसी भी इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे किसी ने भी ई कॉमर्स करनी है तो उसे एक स्पेसिफिक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देख लेंगे कि कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा किसी ने अगर जो फेमस पेज बिल्डर हैं वो हम देख सकते हैं, फेमस प्लगइन्स हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है वो हम देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर हम कहें कि हम कंप्लीट वर्डप्रेस की हर चीज़ देख लेंगे तो डैशबोर्ड में जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो तो हम देख लेंगे, पर जो हर प्लगइन के साथ ऑप्शन आते हैं वो सारे के सारे हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान ये कहे कि उसे कंप्लीट वर्डप्रेस आती है, कि उसे हर प्लगइन कस्टमाइज करना आता है, तो वो पॉसिबल है कि वो ये बात गलत हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाखों प्लगइन्स हैं और लाखों थीम्स हैं। ठीक है, अब लाखों थीम्स हैं, मैंने हर थीम यूज़ नहीं की, हर थीम के उसके हिसाब से ऑप्शंस आ सकते हैं, हर प्लगइन के उसके हिसाब से ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें इसीलिए हमें थोड़ा सा वर्सटाइल होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने रिसर्च वाली हैबिट को बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना पड़ता है ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ से हम ये काम एडिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डैशबोर्ड का एरिया हो गया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और विजिट्स भी आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे एक राइट पे एक और टैब है हेल्प का। हेल्प का मतलब है कि आप अगर नेविगेशन, लेआउट, कंटेंट, डॉक्यूमेंटेशन और डैशबोर्ड, ये वो
डैशबोर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, वर्डप्रेस के बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास टूल बार कवर हो गया और हमारे पास डैशबोर्ड वाला एरिया था, ये हमें पता लग गया कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं और यहाँ पे। और एक और बात आपको बता दूं, टूल बार में भी सेम हिसाब है। कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है वो टूल बार में भी ओपन हो जाए, यहाँ पे भी उसके ऑप्शन आ जाए। तो आप लोगों ने घबरा नहीं जाना कि यहाँ पे तो सर के तो न्यू तक ऑप्शन थे, आगे भी ये 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, ये तो आते ही नहीं थे पहले। तो वो प्लगइन की मदद से आ रहे होते हैं, जब भी कोई प्लगइन होगा तो यहाँ पे वो चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या बात कर लेता हूँ, मैं एडमिन मेन्यू की बात कर लेता हूँ, जो कि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास शो हो। पहली चीज़ तो इसमें ये डैशबोर्ड का एरिया, डैशबोर्ड में आ गए, उसके बाद होम में आ गए, होम में भी वही चीज़ है। लास्ट पे आ गए अपडेट पे, अपडेट भी वही है जो हमने वहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से, शॉर्ट हैंड ऑप्शन से क्लिक किया था। यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस की अपडेट आ जाएगी, प्लगइन्स की अपडेट आ जाएगी और थीम्स की अपडेट आ जाएगी। कि अगर हमारी वर्डप्रेस पुरानी हो गई है, उसकी अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लगइन कोई हो गया पुराना तो उसकी चेक कर सकते हैं। थीम कोई पुरानी हो गई है तो उसकी अपडेट भी हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है पोस्ट। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि पोस्ट क्या चीज़ होती है? सर जी, इसकी एग्जांपल हम जिस तरह फेसबुक पे हम कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं राइटिंग की सूरत में या मीडिया की सूरत में, ये ठीक चीज़। है, बिल्कुल ठीक बताया आपने जी। कोई और इस पे कुछ एडिशन करना चाहता है? पोस्ट क्या चीज़ होती है? ब्लॉग पोस्ट होता है या कोई ब्लॉग लिख रहा है तो उसका पोस्ट होती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पोस्ट हमारे पास ऐसी चीज़ होती है, ब्लॉग की पोस्ट या इस तरह की कोई चीज़। जैसे हम आसान इसकी एग्जांपल थी जो कि आमिर ने बताई कि हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं। फेसबुक पे हर इंसान ने मीडिया डाला होता है, पिक्चर डाली होती है, साथ में कुछ लिख के डाला होता है, कुछ लिंक वगैरह डाले होते हैं। वो क्या कहला रही होती है, उसे हम पोस्ट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हम पोस्ट करेंगे वो कहाँ पे पब्लिश होगी? क्या वो फेसबुक पे जाके पब्लिश हो जाएगी? जी, यहाँ पे मैं पोस्ट करूँ तो वो फेसबुक पे पब्लिश हो जाएगी जाके? नो सर। यहाँ पे अपनी जो वेब पोस्ट पब्लिश करेंगे वो सिर्फ हमारी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के अंदर ही सिर्फ क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। वहां से कोई भी उस चीज़ को देख सकता है। अब आपको याद होगा मैंने शाहिद अफरीदी के बारे में वहां पे क्विक ड्राफ्ट में कुछ जल्दी से एक चीज़ लिखी थी, जो मैंने वहां पे लिखी थी, देखें वो यहाँ पे मुझे पोस्ट के सेक्शन में मिल रही है, शाहिद अफरीदी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे आगे वो नजर आता है अबाउट। देखिए ये मैंने लिखा था और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा था कि अबाउट शाहिद अफरीदी। यहाँ से अब मैं इसे लेटर ऑन मजीद एडिट करके पब्लिश करवा सकता हूँ। पर अभी मैं कहता हूँ मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आर्टिकल नहीं लिखना, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद होगी। अब मैं यहाँ के कुछ ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है सबसे टॉप पे। जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या कहता है कि एक न्यू पोस्ट ऐड कर दो। ठीक है, अगर नहीं लिखना है उसका टाइटल दो, उसकी कोई अंदर डिस्क्रिप्शन दो, पिक्चर्स वगैरह लगाओ और पोस्ट कर दो। मैं कहता हूँ मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाती हैं सारे ऑप्शन कि मेरी पूरी तमाम पोस्टें कितनी है, पब्लिश्ड पोस्ट्स कितनी है और ड्राफ्ट में कितनी पोस्ट है। तो वो कहता है टोटल 2 हैं, एक पब्लिश है और एक ड्राफ्ट में है। मैं कहता हूँ ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। पहले की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं से ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ, वो कहता है बल्क एक्शन। बल्क का क्या मतलब होता है? सर जी, ज़्यादा तादाद में मल्टीपल चीज़ें। जी, बल्क का मतलब होता है ज़्यादा तादाद में चीज़ों को खरीदना। जैसे मैं कहता हूँ मुझे बल्क में मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होगा मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसका मतलब ये होगा कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए। तो वो कहता है अगर तुम ज़्यादा चीज़ों पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम यहाँ से करवा सकते हो। जैसे मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो ये सारे ओपन हो गया। यहाँ से मैं क्लिक करके इसे मूव टू ट्रैश करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है,
इस तरह से मैंने क्या किया, ये दोनों पे एक ही साथ एक्शन परफॉर्म कर लिया, अकेले अकेले परफॉर्म नहीं किया। पर अकेले अकेले भी मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे ट्रैश में डाल सकता हूँ। अभी तो मेरे पास 2 पोस्ट है, अगर मेरे पास 500 हो जाए तो फिर मैं उस पर बल्क एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास फिल्टर्ड चीज़ें हैं कि अगर मैं चीज़ों को ढूंढना चाहूँ, फिल्टर करना चाहूँ, सर्च करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहिद। शाहिद लिख के मैं सर्च करता हूँ तो हेलो वर्ड वाली गायब हो जाएगी, वो कहता है सर्च रिजल्ट फ्रॉम शाहिद। शाहिद के जो सर्च रिजल्ट है वो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करवा सकता हूँ, सर्च भी करवा सकता हूँ। देखिए मैंने ब्लैंक करके सर्च किया तो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। ठीक है। उसके अलावा ये मेरा पास एक बार है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके टाइटल्स शो हो जाएंगे कि ये पोस्ट के टाइटल्स हैं। उसके बाद ऑथर की इंफॉर्मेशन होगी कि ऑथर कौन था। उसके बाद इसकी कैटेगरी शो हो जाएगी। उसके बाद इसके टैग्स शो हो जाएंगे। उसके बाद कमेंट्स और लास्ट में डेट। इस चीज़ को मैं मॉडिफाई भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं इस चीज़ को भी मॉडिफाई करवा सकता हूँ। मैं ऑथर मिटा देता हूँ, देखिए ऑथर गायब, कैटेगरी भी गायब, टैग भी गायब, कमेंट भी गायब और डेट भी गायब, कोई चीज़ भी नहीं है। पर मैं इन्हें गायब नहीं करवाता, मैं इन्हें कहता हूँ कि ले आओ, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। इसी की तरह हमारे पास 2-3 मल्टीपल ऑप्शन हमें मिलते हैं। नंबर ऑफ पेज पे कितने आइटम्स शो हों, यानी कि यहाँ पे कितने आइटम्स आ जाएं एक पेज पे, बाकियों के लिए फिर अगला अगला पेज हो जाएगा। जैसे गूगल पे नहीं आ जाते, यहाँ पे गूगल पे मैं लिखता हूँ होम अप्लायंसेज, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ आ जाते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 10 रिजल्ट शो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 10 के करीब शो हो रहे होते हैं। पर इस चीज़ को जैसे मैं कहाँ से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से इसके टूल सेटिंग में जाके मैं चीज़ को, उसके टूल्स में आएगा, यहाँ से मैं इस चीज़ को क्या करवा सकता हूँ, इंक्रीज करवा सकता हूँ। ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज करवा सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी शो करवानी हो तो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट का सेक्शन था। यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक थी कैटेगरी और एक थे टैग्स। कैटेगरी क्या चीज़ होती है? सर जी किस्म, कि आपने अगर पोस्ट की है तो किस किस्म की है। लाइक एज अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट देख लें तो उसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। ये चीज़ है, इस एग्जांपल के लिए बेहतरीन वो एग्जांपल होगी। ठीक है। कैटेगरी क्या चीज़ होती है कि किस्म कह सकते हैं, हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे अगर चीज़ों की क्लासिफिकेशन करनी है ना आपने, तो आप उसे क्या कर देंगे, एक कैटेगरी के अंदर रख देंगे। जैसे आप कह देते हैं कि जो 5 फीट से ऊपर हैं उन्हें मैं इस क्लास में डाल देता हूँ, उन्हें मैं कह देता हूँ टीम ब्लू, तो टीम ब्लू उसकी कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं डिफरेंट थिंग। जैसे अगर मैं कह दूं कि क्रिकेट की जो सारा मेरा सामान है, मैंने एक डब्बा बनाया, उसके ऊपर क्रिकेट लिख दिया, वो क्रिकेट का सामान सारा उधर चला जाएगा। ठीक है। तो कैटेगरी हमारे पास वो चीज़ होती है जिसपे हम किसी चीज़ को क्लासिफाई कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि तुम इस क्लास से, इस चीज़ से, इस जगह से बिलोंग करते हो। दूसरी चीज़ है टैग्स। टैग्स क्या चीज़ होती है? जी। सर ये सर्चिंग के पर्पस के लिए यूज़ होती है। लाइक अगर आपने जिस तरह शायद अफरीदी है तो हम इसके टैग्स में लिख देंगे सारी इससे रिलेटेड, लाइक क्रिकेटर लिख देंगे, शायद लिख देंगे, इस तरह सारे टैग्स यूज़ करेंगे तो जो भी कोई। जी सर बाकी जी लोग एक टाइप का लेबल होता है। करें और 1 बाय 1 बोला। जी हमना खालिद, 1 मिनट आमिर। जी हमना खालिद, आप अपनी बात कंप्लीट करें। सो जब कोई न्यू यूज़र आए, अगर वो सर्च करता है क्रोम पे तो उस टैग्स की बेसिस पे वो हमारी जो भी पोस्ट वगैरह अगर किसी ने सर्च करनी लाइक, तो वो फिर उसको उस टैग के लिहाज से शो होती रहती है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, हमना बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन आपने बताई है। जी आमिर। मैंने कहा कि सर जी ये भी एक किस्म का एक लेबल होता है एक चीज़ का।
तो ये सर्चिंग में ही हेल्प आउट करता है। जिस चीज़ का एक लेबल हो पता लग जाता है कि इस चीज़ का ये लेबल ये है, तो इस लेबल के टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हम सॉर्ट आउट या फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल क्रोम की मदद से या सर्च इंजन की मदद से, अगर वेब के लिए ये कहा जाए तो। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि टैग्स ऐसे होते हैं, जैसे अब जैसे हमना ने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी कि जैसे शाहिदा अफरीदी के बारे में आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं। शाहिदा अफरीदी के बारे में आर्टिकल में आपने ऐसे उसकी कैटेगरी ये बना दी कि क्रिकेटर। तो क्रिकेटर जितने भी हैं, जैसे शाहिदा अफरीदी हो गया, एबी डिविलियर पे लिख लें, विराट कोहली पे लिख लें, उसके अलावा हमारे पास जितने भी ज़्यादा क्रिकेटर्स आ जाते हैं हम सब पे लिखना चाहते हैं, उनकी कैटेगरी क्रिकेटर्स बन जाएगी। पर अगर उनके टैग्स की बात की जाए तो हर पोस्ट के जो टैग्स हैं वो मल्टीपल बन सकते हैं। जैसे क्रिकेटर बन सकता है, शाहिद बन सकता है, फ्रॉम पाकिस्तान मोस्ट सिक्सेस। इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हमने अपने आर्टिकल में इस्तेमाल की हुई हैं, उससे हम टैग्स उसे असाइन कर देते हैं। और एक्सक्यूज मी टैग सर, से क्या? जी ये कीवर्ड्स भी यूज हो सकते हैं ना टैग्स में? जी, कीवर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। ओके। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम उसे टैग्स लगा देते हैं। जैसे सबसे आसान मिसाल, जैसे आप यूट्यूब पे लिखते हो, आपने एक ट्यूटोरियल बना दिया कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, तो आपने नीचे टैग में लिखा होगा वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग फ्रॉम होम, फाइवर, अपवर्क, जो जो आपने चीज़ें बताई हुई आपने सारे टैग्स लगाए हुए होंगे, यूट्यूबर जैसा करते हैं। तो हम भी इसी तरह के उस चीज़ से रिलेटेड टैग्स लगा देंगे। अब ये नहीं करना कि क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ नीचे आपने टैग लगाया हुआ शार्क, डॉल्फिन, फिशेस के नाम लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ तो रिलेट ही नहीं कर रही आपस में। तो टैग वैसा होता है जो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जो उस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और टैग्स को भी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी की एडिशन पे जाएं तो कैटेगरी में हमारे पास दोनों का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है। ये टैग्स है और ये कैटेगरीज है। ठीक है, अब मैं क्या देता हूँ कि जैसे मेरे पास ये टैग है, यहाँ पे मैं उस टैग का नाम लिख दूंगा, जैसे कि क्रिकेट। जो स्लग है वो भी इसका क्या रहेगा, क्रिकेट। पर अगर तो मेरे पास ये चीज़ें लंबी हो जाती हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम्स पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्रिकेट स्टेडियम्स कितने हो सकते हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पर इसका जो स्लग होगा ना, वो मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो मैं यूआरएल फ्रेंडली लिखूंगा, उसके अंदर मैं इस तरह से डाल दूंगा और सारे लोअर केसेस रखूंगा। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि अगर हमारे यूआरएल के अंदर स्पेस आ जाए तो यूआरएल की शेप कितनी अजीब हो गई थी, देखा था ना हमने। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्लग यूज़ कर रहे होते हैं। स्लग क्या कर देता है, इसकी डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है, द स्लग इज यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, कि नेम का यूआरएल फ्रेंडली वर्जन। तो इस नेम का यूआरएल फ्रेंडली वर्जन क्या ये होगा या नहीं होगा? एक्सक्यूज मी सर जी, जी इस वक्त किताब कहाँ है? ये कैसा सवाल है? सर जी मैं कॉलेज आया हुआ था, तो जी मैंने मैं कहा कॉलेज, डॉक्यूमेंट नहीं कॉलेज नहीं नहीं मैं, है नहीं नहीं कॉलेज नहीं है। सर, वो कोई डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स आप इस टाइम आए गार्ड हैं तो गार्ड के पास रखवा दें, गार्ड ये को दे एक दें। लड़के कौन सर के पास? सर राहत साहब उनके पास गया था। सरफराज साहब बैठे हुए थे। सरफराज साहब, सरफराज साहब बैठे हैं? हाँ जी बैठे हैं। जी उन आप इन्हें दे दें, सरफराज साहब ने भी रिसीव ही करने इतना आगे जाएंगे, उससे बेहतर यही है कि आप इन्हें पकड़ा दें कि ये मैं फिर ले लूँगा, इन्हें गेट पे ही दे दें। चल ठीक। अच्छा, तो देखें ये हमारे पास उसका यूआरएल फ्रेंडली वर्जन है। ठीक है, वो क्या कहता है, लोअर केस कंटेन करे, लेटर्स करे और नंबर्स वगैरह और हाइफन। तो मैं इस तरह की चीज़ें डाल दूंगा जो मेरे यूआरएल को डिस्टर्ब सरफराज ना, सरफराज जो मेरे यूआरएल को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये स्लग क्या करता है, हमारा यूआरएल फ्रेंडली होता है, ताकि हमने अब चीज़ों को ऐसे डिक्लेयर करना होता है ना, जैसे मेरी वेबसाइट है कि sports.com। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट को इसे मैं रहने देता हूँ, मैं कहता हूँ www.sports.com/ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्रिकेट स्टेडियम।
या यहाँ पे मैंने यूआरएल का जैसा भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैं उस तरह से चीज़ों को लिखना चाहूँ तो मैं लिखवा सकता हूँ। तो स्लग उसका क्या होता है, यूआरएल फ्रेंडली वर्जन, जो कि हमारे पास इस अंदाज में आता है कि यूआरएल को डिस्टर्ब नहीं करवा रहा होता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस तरह पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे हम ऐड भी करवा सकते हैं, सारा कुछ हम करवा सकते हैं इस टैब के अंदर। जो टैग्स है वो भी उसी तरह से है, नाम लिख दो, अगर एक टैग एक लाइन से एक दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो उसे स्लग भी उसका डिफाइन कर दे। ये हमारे पे टैग पे मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास कैटेगरीज और टैग्स। आपको अब कैटेगरीज और टैग्स में फ़र्क पता लग गया कि क्या होता है? जी जी, मेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है या क्लियर है सबको? जी क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि ये स्लग वगैरह और इन चीज़ों की समझ आ गई है? यस सर, आ गई। जी, बाकी सब मुझे लग रहा है गायब हो गए हैं, सो तो नहीं गए सब? नहीं सर, जाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद सो गए हैं। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ, मीडिया। अब मीडिया के ऑप्शन पे मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो यहाँ पे अपलोड करवा सकता हूँ अपने वेब पेज पे। उसे मैं अपलोड करवा के फर्दर किसी भी जगह पे इस्तेमाल भी करवा सकता हूँ, किसी पोस्ट के अंदर, कहीं भी जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से उसे ऐड करवा के वहाँ पे इस्तेमाल करवा सकता हूँ। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे कहता है कि आपने जो फाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, एक तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का है कि आपने ग्रिड में करवाना है या लिस्ट में करवाना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ये सॉर्टिंग की चीज़ें होती हैं कि आप ऑल डेट पे कर लो, बल्क सिलेक्ट कर लो, जो भी काम करवाना है आप यहाँ से इन ऑप्शंस के साथ वो काम करवा सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू का मैंने आपको बता दिया, वही ऐड न्यू का बटन वहाँ पे है और वही यहाँ पे है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, आपको नई एक चीज़ अपलोड करने का मौका दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है पेज। क्या कोई मुझे बताएगा कि पेज में और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है? सर जी पोस्टें जो होती हैं वो एक पेज पे मल्टीपल भी होती हैं, जैसे मतलब लिस्ट में या ग्रिड में, इस तरह का है कि तो जो पेज है वो डिफरेंट टैब की सूरत में आते हैं वेब पे। जी बिल्कुल ठीक बताया आमिर, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ऐसे बीइंग गुरु। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्या हो रही हैं, ये मेरे पास मल्टीपल पोस्ट जो हैं ये यहाँ पे शो हो रही हैं। व्हाट्सएप टू इंट्रोड्यूस डेस्कटॉप वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग फीचर। ठीक है, और ये सारी इन्होंने पोस्ट क्या की हुई हैं, लिखी हुई हैं। ये हमारे पास पोस्ट है, पर ये जिस पेज पे शो हो रही है, ये पूरा पेज, ये पेज कहला रहा है, जिसके ऊपर मल्टीपल पोस्ट क्या करवा रही हैं, शो करवा रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोस्ट और पेज में ये फ़र्क होता है कि पेज के अंदर हमारे पास और चीज़ें भी मौजूद होती हैं। जैसे अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, अब मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ तो ये पोस्ट एक अगले पेज पे ले जाएगी जहाँ पे ये पोस्ट पूरी की पूरी ओपन होके मौजूद होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि पोस्ट और पेज को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। पेज हमारे पास अबाउट अस का हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस का हो सकता है, पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस की पोस्ट नहीं हो सकती कभी भी। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बटन है, मैंने क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पूरा पेज आ गया। ये कोई पोस्ट नहीं है, अब ये एक पेज है। ठीक है, तो आपको अबाउट अस के बारे में, ये जो चीज़ें हैं, मोटिवेशन जॉब्स के बारे में, अब ये जॉब का पेज आ जाएगा, वहाँ पे सारी जॉब जो भी होंगी हमारे पास, अब वर्क ये वो जो भी उन्होंने दी हुई है वो सारी हमारे पास मौजूद। ठीक है, ये जो मेन्यू होती है, मेन्यू के अंदर हम किसी कैटेगरी को भी शो करवा सकते हैं।
ये बातें हम आगे चल के देखेंगे कि मेन्यू में हम क्या क्या चीज़ें रखवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, ये हमारी फर्दर डिस्कशन है। अच्छा, पेज में भी वही चीज़ें हैं, पब्लिश, ड्राफ्ट, ठीक है, बल्क ऑप्शन, डिलीट, मूव टू ट्रैश, अप्लाई, फिल्टर कर सकते हैं हम। इसमें देखें टैग्स और कैटेगरीज नहीं है। इसमें क्या है, हमारे पास कमेंट है, हमारे पास ऑथर है और डेट मॉडिफाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हम इन्हीं चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। साथ ही ऐड न्यू का बटन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मौजूद है। मैं इसे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं न्यू पेज जो क्या है वो ऐड करवा सकता हूँ, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये उस पेज का टाइटल होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे रखवा सकता हूँ। पर अभी मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स वाला एरिया आ जाता है। कमेंट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये देखें, आपने नोटिस किया होगा कि सारे ऑप्शन जो हैं वो ब्लॉगर से रिलेटेड हैं, जो एक ब्लॉग बना रहा है उससे रिलेटेड ज़्यादा ऑप्शन है। कमेंट हो गया, पोस्ट हो गया, मीडिया हो गया, पेज वगैरह। चले पेज की तो सबको ज़रूरत पड़ सकती है, पर पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स वगैरह इनकी चीज़ें, ये एक ब्लॉगर से रिलेटेड ज़्यादा नहीं लग रहा कि ब्लॉगर के फेवर में बात जा रही है ज़्यादा। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये जो मेनली इंट्रोड्यूस करवाया गया ये प्लेटफॉर्म, ये ब्लॉगर्स के लिए करवाया गया था। पर बाद में क्या किया, लोगों ने ऐसे प्लगइन बना दिए कि इसे ई कॉमर्स बना लो, इसे ये बना लो, इसे वो बना लो, सारा कुछ करवा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इस पेज पे आता हूँ तो मेरे पास ये 5-6 ऑप्शन मिलते हैं। मैं इन्हें तमाम हैं, मेरे अपने हैं, पेंडिंग हैं, अप्रूव्ड हैं, जो मैंने अप्रूव कर दिए कि ये मेरी वेबसाइट पे शो हो जाए। स्पैम है, जिन्हें मैं समझता हूँ कि अनअप्रोप्रिएट है, किसी और के सामने ये चीज़ शो नहीं होनी चाहिए, उसे मैंने स्पैम में डाल दिया। ट्रैश, मैं किसी को डिलीट भी कर सकता हूँ। कुछ ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी हैं, अनअप्रूव्ड कर सकता हूँ, रिप्लाई, क्विक एडिट, एडिट, स्पैम और ट्रैश, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो पोस्ट नज़र आ रही होती है जिस पोस्ट के ऊपर वो कमेंट आया हुआ होता है। जैसे हेलो वर्ड की पोस्ट थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुई हुई थी, उसके अंदर ये चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, शो हो गई। सबमिटेड ऑन, यहाँ पे तारीख आ रही है। कमेंट को मैं सर्च भी कर सकता हूँ और सारे ऑप्शन मेरे पास ये कमेंट के सेक्शन में आ गए। यहाँ से मैं अपने कमेंट्स को क्या कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। जैसे अब मैं इसे ट्रैश कर देता हूँ, गायब, अब ये ट्रैश में आ गया। ट्रैश में आके मैं देख सकता हूँ, ये क्या, मैं उससे कहता हूँ डिलीट परमानेंटली या रीस्टोर या स्पैम, तो मैं कह देता हूँ डिलीट परमानेंटली, वो गायब, अब कोई कमेंट भी नहीं है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, खाली है हर चीज़। उसके बाद मेरे पास आ जाता है अपीयरेंस। जी, नमाज की ब्रेक कर लें थोड़ी सी। जी, नमाज की जी ब्रेक बिल्कुल। कर लें। जी 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 उसके सर सर बाद कर। करो। आगे थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा हमारा, फिर हम आगे भी सही से पढ़ सकें, ठीक है। सर दोबारा मीटिंग करेंगे फिर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मीटिंग आप लोगों ने लीव नहीं करनी, मीटिंग यही रनिंग रहेगी। जो लोग हैं आप लोग बस ऐसे ही इसे म्यूट करके चले जाएं। और मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, 4:05 ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 4:05 हो गए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, 15 मिनट मजीद लेने हैं और 4:20 पे सब लोगों ने वापस आके यहाँ पे बैठ जाना है। 15 मिनट काफ़ी होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, पानी शानी पी लें। तो 4:20 पे सब लोगों ने वापस आ जाना है, मैं लेक्चर यहीं से आगे कंटिन्यू कर दूँगा। ओके सर। मीटिंग लीव नहीं करनी आप लोगों ने।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सब ने रिज्वाइन कर लिया? जी सब लोग आ गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे हम थे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारा कमेंट वाला जो एरिया था वो हो गया। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ अपीयरेंस के टैब की। अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर अपीयरेंस प्रेजेंट का, कर दें, स्क्रीन प्रेजेंट कर दें। जी जी मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है जी, अब बताएं स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? यस सर। जी, अगर मैं आपसे पूछूं अपीयरेंस का उर्दू में क्या मतलब होता है तो क्या जवाब देंगे मुझे? सर जी जी वाजी होना, वज़ाकता जिसे कहते हैं आई थिंक उर्दू में। ठीक है, वैसे मुझे समझाएं कि अपीयरेंस क्या होती है, किसी चीज़ की, किसी इंसान की, क्या होती है अपीयरेंस? जी शक्ल है। जी अब बोलें, वो शोर आ रहा था मरियम फातिमा के माइक से। सर ज़ाहिरी सूरत किसी भी चीज़ की उसको अपीयरेंस कहते हैं। लाइक अगर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसका नाक, आँख, ये सब कैसी हैं, उसको अपीयरेंस कहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, अगर किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं अपीयरेंस, कि वो इंसान दिखने में कैसा है, वो इंसान कैसा दिखता है। तो अपीयरेंस से जब हमारा यहाँ पे अपीयरेंस का टैब है तो हमें ये बात होगी कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है, उसके ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे मैं अपीयरेंस पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास थीम है, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड और थीम एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा थीम का पोर्शन आ गया है। अब थीम के ऊपर मैं आपको आज ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू मैंने देना है कि यहाँ पे थीम्स आ जाती हैं। थीम ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, थीम ऐसा एक नक्शा होता है जो आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसे मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा ढांचा है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर नज़र आने लग जाएगा कि दुनिया को कैसी आपकी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए। वो कौन डिसाइड कर रहा होगा? वो थीम डिसाइड कर रहा होगा कि उसमें जो लोगों को चीज़ कैसी नज़र आएगी। एज अ लोगों ब्लू जी एज अ ब्लूप्रिंट। जी ब्लूप्रिंट इसे कह सकते हैं एक तरह से, पर अगर हम साइट मैप की बात करें तो साइट मैप एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये सिर्फ ज़ाहरी शक्ल है वेबसाइट की।
ठीक है, ये क्या है, सिर्फ वेबसाइट की ज़ाहिरी शक्ल। अब देखिए 2020 थीम इंस्टॉल्ड है, इसीलिए हमें चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये मेरे सिस्टम को पता नहीं। देखें ये कलर इस तरह का नज़र आ रहा है, ये क्या कहेंगे इस कलर को, पिंकिश रेडिश टाइप जो कलर है ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और ब्लैक के साथ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उस थीम की है। थीम ये डिटरमाइन करती है कि हमारी वेबसाइट ने कैसा नज़र आना है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि थीम के ऑप्शन क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमाइज का बटन। अब कस्टमाइज का ये जो बटन है ये क्या करता है, इसमें हम अपनी वेबसाइट के जो थीम लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट में तब्दीलियां ला सकते हैं। जैसे अगर मैं साइट आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बिठाया फ्रंट पेज से वो चीज़ गायब। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे अभी के लिए मिटाए रखता हूँ, या जो भी मैंने मेरे पास पहले था वही मैं उस चीज़ को ले आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो सारी चीज़ें मेरे पास नज़र आ रही हैं ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये थीम डिटरमाइन कर रहा है कि चीज़ों ने ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट होना। और यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइजेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये किसी भी थीम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर को तो थीम ज़्यादा ऑप्शंस लेके आती है अपने साथ तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट 2020 थीम है तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, पर हम देखेंगे कि एक प्रीमियम थीम जब आती है तो वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इस चीज़ का कस्टमाइज़ कर सकते थे, कलर ये वो सारी चीज़ें हमारे पास कस्टमाइज़ वाली इस टैब में चली जाती हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ विजेट्स की। विजेट का मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ पे कौन से विजेट है, जैसे वो विजेट थे हमारे बैक एंड के। हमारे फ्रंट एंड के विजेट की बात करूँ तो ये सर्च का विजेट, ये मुझे क्या इजाज़त देता है कि मैं सर्च कर लूँ। ठीक है, उसके साथ रीसेंट पोस्ट का विजेट है, तो ये क्या करवा रहा है, रीसेंट पोस्ट शो करवा रहा है। उसके बाद रीसेंट कमेंट्स का है। अब रीसेंट कमेंट्स का जो है उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि कमेंट कोई है ही नहीं, मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ये विजेट है। ये देखिए फुटर वन के अंदर 3 विजेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फुटर वन के अंदर कितने विजेट्स पड़े हुए हैं, 3। तो ये देखिए पहला वाला और रीसेंट कमेंट वाला। इसी तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विजेट होते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो विजेट हैं हम इनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और हम बाद में इसकी मैनिपुलेशन देखेंगे भी कि हम कैसे कोई विजेट ऐड करवा सकते हैं, नया बना सकते हैं, चीज़ों को तब्दील करवा सकते हैं। ठीक है, देखें फुटर 2 है, इसमें क्या है, आर्काइव्स है, कैटेगरीज है और मेटा। तो फुटर 2 में क्या है, आर्काइव्स, कैटेगरीज और मेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास विजेट इस तरह से हमारे पास शो हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन्यू। मेन्यू क्या होती है, जैसे बीइंग गुरु के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट, वीडियो, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, ये क्या होती हैं, किसी भी वेबसाइट की मेन्यू होती है। तो हम यहाँ से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे इस मेन्यू पे हम एक डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे कि हिरारिकल लिए वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि मेन्यू भी अपीयरेंस में क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा बैकग्राउंड का है, तो बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड की इमेज वगैरह, ये मुझे यहाँ पे ले आएगा कस्टमाइजेशन के अंदर, बैकग्राउंड इमेज के अंदर। वो चीज़ भी मैं यहाँ से क्या करवा सकता हूँ, तब्दील करवा सकता हूँ। लास्टली आ जाता है थीम एडिटर। अब थीम एडिटर में क्या कहता है, वो मुझे कहता है कि यहाँ पे जो चीज़ तब्दील करनी पड़ेगी तो मैं कोड की मदद से करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो अपडेट की मदद से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, चाइल्ड थीम के बारे में बताया हुआ है, ये बात हम आगे जाके करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको चीज़ थोड़ी सी दिखाऊं, तो क्या आप इस चीज़ को जानते हैं, क्या लिखा हुआ है ये? यस सर, यस सर, यूज जी, हुई है। आप लोग सबने देखा और देखते साथ ही इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या हमने ये सिलेक्टर देखे हैं कि क्या होते हैं? क्या हमने ये प्रॉपर्टीज देखी हैं कि कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं?
तो ये हम मुझे देखते ही पता लग गया कि हाँ ये तो CSS लिखी है। जैसे ये बॉडी है, आप लोगों ने देखा बॉक्स साइजिंग, आपको फौरन पता लग गया बॉक्स साइजिंग का ये मतलब होता है। लग गया ना पता? किस वजह से लगा? क्योंकि कोड की इंफॉर्मेशन आपके पास थी। जी बहुत अच्छे से जानते। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से फेमिलियर नहीं होंगे कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप नहीं जानते तो आप लोगों के लिए ये पोर्शन नहीं है। हम थीम को एडिट नहीं कर रहे होते, हम जानते हुए भी थीम के साथ ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहे होते। हाँ अगर हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो कर लेते हैं, वरना हम प्रीमियम थीम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और प्रीमियम थीम्स पहले से ही सारे ऑप्शन अपने साथ लेके आ रही होती हैं, उसमें ज़्यादा कोडिंग करने की तो गुंजाइश ही नहीं बचती, बिल्कुल माइनस ही गुंजाइश रह जाती है। अच्छा, यह पेरेंट्स वाला टैब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या चीज़ होती है? क्या मुझे कोई बताएगा कि प्लगइन क्या होता है? कोई एडिशनल फीचर अगर हमने ऐड करना हो, जैसे किसी एक्स्ट्रा चीज को लगाना। जी बिल्कुल ठीक आप दोनों ने बताया। मोहम्मद उस्मान ने काफ़ी एक्यूरेट आंसर दिया कि हमने जब भी कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना होता है हम प्लगइन ऐड कर लेते हैं, कि जब भी हमें फीचर की ज़रूरत पड़ी। अब ये जो है ये क्या करता है? ये स्पैम कमेंट से ब्लॉक करता है, प्रोटेक्ट करवाता है। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा ये जो है ये किसे रिप्रेजेंट करवा रहा होता है? स्पैम कमेंट्स की शील्ड करवा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्पीड को तेज़ करने के प्लगइन है। यहाँ पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर्च इंस्टॉल्ड प्लगइन, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वैरायटी मौजूद है, इतने ज़्यादा मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर आपको वही अपना फेमस वाला दिखा दूँ जिसे आप पहले से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि जी अच्छा ये प्लगइन होता है कोई। ये देखें वेबसाइट बिल्डर, 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ। तो जब ये चीज़ इतनी फेमस है तो लोगों ने सिर्फ इसकी सर्विस देना शुरू कर दी। पूरी वर्डप्रेस को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ एक प्लगइन की सर्विस देने लग जाओ, इसी में बहुत पैसे हैं। और वो सिर्फ इस एक प्लगइन से पैसा कमाने लगे, ठीक है। तो हम भी सीखेंगे कि हम इस प्लगइन की मदद से कैसे चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रोस्ट एसईओ का नाम सुना होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सुना होगा, ऑटो ऑप्टिमाइज सुना होगा आप लोगों ने। ये वो है। अब ये क्या करेगा? स्पीड तेज कर देगा वेबसाइट की। कोई भी हमें फंक्शनैलिटी जब चाहिए होती है तो हम क्या करवाते हैं? हम उस चीज़ को यहाँ से इंस्टॉल करवा लेते हैं, ठीक है। ये वू कॉमर्स का आपने लाजमी नाम सुना होगा। ई कॉमर्स बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट वाले पे आ जाता हूँ, थीम एडिटर पे। तो वो कहता है कि थीम एडिटर वही कोड कर सकते हो अगर आपको कोड आता है तो, ठीक है। यहाँ से हम कोड को क्या करवा सकते हैं? तब्दील करवा सकते हैं। कोई भी फाइल यहाँ से ओपन करें और उसे मैं तब्दील करवा सकता हूँ, ठीक है। पर अगर आप कहते हैं कि हमें कोडिंग नहीं आती तो हम नहीं करेंगे, हम किसी प्लगइन में छेड़छाड़ नहीं करवा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है यूज़र्स का, ठीक है। यूज़र्स का ऑप्शन आ जाता है। यूज़र ऐसे ही है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, ये सारे यूज़र हैं। अब आप लोगों ने काम क्या करना है? आप लोगों ने इन यूज़र्स के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिख के लानी है कि कौन सा रोल क्या करवाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, एडिटर का क्या रोल होता है, ऑथर का क्या होता है, कंट्रीब्यूटर का, सब्सक्राइबर का। और ये इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने खुद ये चीज़ सर्च करके आनी है कि ये जो रोल्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मूवी के अंदर किसी का रोल क्या होता है? कोई एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होता है, कोई लड़की का भाई होता है, कोई इस तरह से कोई स्टूडेंट होता है, इस तरह से डिफरेंट रोल होते हैं। तो यहाँ पे भी उनके रोल्स हैं। तो आपने क्या करना है? आपने इन रोल्स के ऊपर एक पूरा यानी कि क्या करके लाना है, एक पूरा असाइनमेंट बनानी है कि एडिटर कौन होता है, ऑथर कौन होता है, कंट्रीब्यूटर कौन होता है, ठीक है।
जी यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है कि क्या काम करना है? ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इनके रोल्स आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या रोल होते हैं। आप इन्होंने रोल लिख के लाने हैं कि ये काम कर सकता है, इसकी इतनी अथॉरिटी होती है, इसकी इतनी अथॉरिटी होती है, सारा कुछ। अच्छा, अब इस रोल में मैं यूज़र को ऐड भी करवा सकता हूँ। मैं ऐड नहीं करूँगा, एक नया यूज़र का मैं डाटा यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। उसका रोल मैं यहाँ से ऑथर असाइन कर दूंगा तो वो ऑथर के रोल पे यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी यूज़र ऐड कर, अभी वो कहता है एक ही यूज़र है एडमिन, बस जो मैंने अपनी ईमेल दी हुई थी, मेरी ईमेल आ रही है, वो कहता है इसका रोल एडमिनिस्ट्रेटर का है, ये एडमिन है यहाँ पे। तो अब आपने मुझे बताना है कि एडमिन की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या कर सकता है, ऑथर की क्या होती हैं, एडिटर की क्या होती हैं, कंट्रीब्यूटर की क्या होती हैं और सब्सक्राइबर की क्या होती है। ठीक है, और यहाँ से मैं यूज़र को सर्च भी करवा सकता हूँ। और ये स्क्रीन ऑप्शन भी आप लोगों ने देख लेने हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, इधर लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल का। तो यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स भी करवा सकता हूँ, जैसे कि इसकी कलर स्कीम मैं चेंज करवा सकता हूँ। देखिए कलर स्कीम मैंने अपने हिसाब से रख ली, पर ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे डिफ़ॉल्ट ही ठीक लगती है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रखवा सकते हो। जैसे ये ब्लू वाली अच्छी लग रही है, ठीक है, ये ओशन वाली भी अच्छी है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जो अगर रखवानी है काम करने के लिए आप करवा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, उनको अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। जहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स, आपकी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन और सारा कुछ, आप अपनी पिक्चर वगैरह चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिवाइसेस से लॉग आउट भी करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टूल्स। अब टूल्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंपोर्ट का एक बटन है। इंपोर्ट क्या करेगा, अगर मेरे पास ब्लॉगर का एक ब्लॉग है, वहाँ पे मेरे पास पोस्ट कमेंट्स और यूज़र हैं, तो मैं वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ला सकता हूँ। यानी कि ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर भी एक डिफरेंट सीएमएस है। ठीक है, ब्लॉगर एक डिफरेंट सीएमएस है, यहाँ पे लोग ब्लॉग बना सकते हैं। तो इस ब्लॉगर से अगर कोई मुझे डाटा फेच करना है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी इंपोर्ट करवा के यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, और भी मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है, आरएसएस का है, टम्बलर का है, और लास्ट पे है वर्डप्रेस का। कि अगर मैं वर्डप्रेस की, मेरे पास एक वेबसाइट है दूसरी, वहाँ से मैं डाटा यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मैं ला सकता हूँ। ठीक है, और अपनी वेबसाइट का डाटा मैं वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं उसे एक्सपोर्ट करके एक फ़ाइल में सेव भी करवा, मैंने एक्सपोर्ट की, देखें फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब जितनी भी कोई पोस्ट वगैरह थी वो सारी कुछ इस फाइल में चली गई है। ये फाइल मैं वहाँ पे जाके इंपोर्ट करवा दूंगा और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइट हेल्थ। साइट हेल्थ के अंदर ये देखिए वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। ये मुझे बताता है, मेरी वेबसाइट को ऑडिट करके बताता है कि यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन। जो प्लगइन इनएक्टिव है उन्हें रिमूव कर दो, थीम जो इनएक्टिव है उन्हें रिमूव कर दो, ज़्यादा भार अपनी वेबसाइट पे ना डालो। वो कहता है गुड है अभी हेल्थ। ठीक है, इन्फो के अंदर वो मुझे मज़ीद ऑप्शन बता देता है कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शन आ जाते हैं। वो कहता है ये दोनों इनएक्टिव हैं, इन्हें उड़ा दो जाके। ठीक है, तो ये मेरी साइट का ऑडिट करके बताता है कि साइट में ये चीज़ें तब्दील होने वाली मौजूद है। अभी वो क्या स्टेटस बता रहा है, गुड। उसी के बाद हमारे पास पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं और पर्सनल डाटा को एरेज भी करवा सकते हैं यूज़र्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। सेटिंग्स वाला पोर्शन मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि सेटिंग के अंदर ज़्यादा डिटेल है थोड़ी, तो वो पोर्शन आज नहीं हम देखेंगे। यहाँ तक बताएं कि आपको इस टूर की समझ आ गई है कि कौन सी यस सर। जगह पे क्या चीज़ मौजूद होती है। ये आने की वजह से ये नहीं होता कि आज आपको ये आ गया तो आप कहें कि सर जी हमारा तो सारा कुछ आ गया, हमें वर्डप्रेस आ गई। नहीं, अभी आपको प्रीमियम थीम को हैंडल करना ही नहीं आया, अभी आपको प्लगइन को हैंडल करना ही नहीं आया। आपके पास वो चीज़ें आएंगी तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, तो वो हैंडलिंग हमारी ज़रूरी है। हम कोई न्यू प्लगइन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये जो मेन्यू के ऑप्शन है ये भी बढ़ सकते हैं, विजेट में ऑप्शन भी बढ़ सकते हैं, टूल बार में ऑप्शन भी बढ़ सकते हैं।
हम थीम एडिट करेंगे, थीम न्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, टूल बार में भी ऑप्शन चले जाएंगे। तो फिर हमने पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करवा रही है ताकि हम उस चीज़ को सही तरीके से और एफिशिएंट तरीके से काम करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। आज इसका टूर करवाया है कि क्या इसमें चीज़ें मौजूद थी, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स हमारी रह गई हैं वो भी हम उससे देख लेंगे, और बाकी फिर हम पोस्ट पे डिटेल में चले जाएंगे, पेज पे डिटेल में चले जाएंगे, और इस तरह से इन चीज़ों को डिटेल में देखने लग जाएंगे। जी यस सर, ये समझ। देखिए, यहाँ से चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है या कोड से ज़्यादा करना आसान था? यहाँ से सर करना आसान। यहाँ से करना आसान है, पर लोग सिर्फ ये मैनेज भी नहीं कर रहे होते। जो आपका अंग्रेज क्लाइंट है वो ये काम भी नहीं करता, वो कहता है मुझे यहीं से चीज़ें बना के दे दो, बस यहीं से मुझे पेज खड़ा कर दो, ठीक है, यहीं से बिल्डर इंस्टॉल करो, यहीं से कहो, कोड को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से काम करो और मुझे काम बना के दे दो। वो इतनी भी कस्टमाइजेशन नहीं चाह रहा होता। वो एक दफ़ा वेबसाइट आपसे खड़ी करवा लेता है, बाद में क्या करता है वो खुद छोटी मोटी कस्टमाइजेशन खुद ही करता रहता है। पर मेजर काम जो होता है वो क्या करवा लेता है, आपसे करवा लेता है। और इवन उन लोगों को तो ये एलिमेंट और वगैरह और ये प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने ही नहीं आते, तो हमने वो यूज़ करने सीख लेना और हमने कहना हमारे से करवा लो और हमें क्या कर दो, चार्ज कर लेते हैं हम उस चीज़ का। ठीक है, अब इसी तरह से होता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो काम चलने लग जाता है। अब मेरा लास्ट बैच का एक स्टूडेंट है जी, कल की क्लास के बारे में कंफर्म नहीं है कि क्या होता है, पता नहीं, अगर ऑनलाइन है वो कहते हैं ऑनलाइन तो होनी चाहिए। पहले हमारी कौन सी कोई छुट्टी हुई है, शायद हो जाए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे। लास्ट क्लास का जो स्टूडेंट था उसने इसी तरह से अपनी वर्डप्रेस पे गिग वगैरह क्रिएट की, सारा कुछ। उसे पहले ही जो ऑर्डर था ना, उसे वो मिल गया कितने डॉलर्स का, $100 का पहला ऑर्डर ही मिल गया वर्डप्रेस का। अब $100 16,000 रुपये होते हैं, थोड़े तो नहीं होते, महीने में भी मिल जाए तो बहुत है। पहला ऑर्डर ही उसे 16,000 का मिल गया। उसने वो काम, उसे सही तरह समझ में नहीं आया, उसने क्या किया, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करवाई, ऐसे कर करके उसने वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया। जो उसका क्लाइंट था वो उसके ऑर्डर से इतना खुश हो गया, उसने नेक्स्ट ऑर्डर उसी बंदे ने कर दिया $175 का। पहला 100 का वो कंप्लीट हुआ 4 दिन में, अगला ऑर्डर 175 का, और 175 के आप खुद ही कैलकुलेशन लगा लें कितनी होगी। ठीक है, उसने उसे काम भी अच्छा करके दिया, उसने कहा मेरी और भी वेबसाइट्स हैं मुझे मैनेज करके दो, ये जी फाइवर पे, बिल्कुल फाइवर पे। ठीक है, और इसी तरह से अब उसके पास फिर ऑर्डर्स आ जाते हैं ये वो। तो क्या होता है, पर वो रिसर्च की मामले में ना थोड़ा सा कमज़ोर था लड़का। मैं इसीलिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ रिसर्च के मामले में। रिसर्च की बेस पे इसी तरह उसके बाद उसने वो वाला भी कंप्लीट हुआ, 100 वाला भी, 175 वाला भी कंप्लीट हुआ उसका, विद 5 स्टार रेटिंग, उसे अच्छी रेटिंग मिली। ठीक है, उसके बाद उसे छोटे मोटे ऑर्डर आए, वो उसके रिसर्च बड़ी कमज़ोर थी तो उसने रिसर्च अच्छे से नहीं की। जी गिग प्राइस उसकी मुझे पता नहीं है, मुझे एग्जैक्टली उसने बताई नहीं, बस उसने मुझे ये बताया था कि सर पहला 100 का आया, फिर 175 का आया। गिग प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, बेशक गिग प्राइस आप 5 रख दें, ऑर्डर आपको 100 का भी आ जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस पे मैंने आपको जितने ऑर्डर अपने दिखाए थे सारे कस्टम थे। अपने ऑर्डर जितने भी वर्डप्रेस के दिखाए सारे कस्टम थे, सारे पहले कम्युनिकेशन करते हैं फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, और हर किसी की डिमांड डिफरेंट होती है तो ऑर्डर की नौयत भी बदल जाती है, फिर प्राइस भी बदल जाती है उसकी। ठीक है, तो उसे कहा, मैंने उसे कहा ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देना। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट की जो असाइनमेंट है वो अभी तक मैंने चेक नहीं की, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। चल आज या कल में आप लोगों की जावास्क्रिप्ट वाली असाइनमेंट चेक कर लूँगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ये भी होता है होनी चाहिए जी, कम्युनिकेशन स्किल तो फिर हमारी अच्छी डेफिनेटली होनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे जुमले आपको बताऊंगा जो आपने लाजमी इस्तेमाल करने ही करने हैं हर बंदे के साथ। पर ये नहीं कि एक ही जुमला बार बार बोलते जाना है, नहीं, वही जुमला रखना है पर उसे थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा बदल के। ठीक है, हो सका तो मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ अपनी कम्युनिकेशन के आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा
कि ऐसे रिप्लाई ऐसे करना होता है ताकि क्लाइंट पे अच्छा इम्पेक्ट पड़े। ठीक है, उससे ये होता है कि ये दोस्त नहीं है वो आपका, आप उससे पैसे लेके काम कर रहे हो, तो आपको फिर वो चीज़ थोड़ा सा प्रोफेशनली डील करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से सर कोई बुक बता दें, हम पढ़ते रहें। फाइवर की अब कम्युनिकेशन की कौन सी बुक होगी? कम्युनिकेशन स्किल आप वैसे ही बेहतर कर सकते हैं। गूगल पे सर्चेस किया करें ना, हाउ टू इम्प्रूव योर आर कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिकल्स पढ़ा करें वहाँ पे। बुक की क्या ज़रूरत है, आर्टिकल पढ़ा करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आप पेपर बता रहे थे ये ऑनलाइन होगा या सेंटर पे जाके देना? ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर उम्मीद है कि शायद ऑनलाइन हो जाए, कुछ पता नहीं कि सेंटर पे बुला के करवा लें। ओके। और सर इसके यानी कि वो क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यूज वगैरह होंगे कैसा? जो अभी लास्ट पेपर हुआ है लास्ट बैच का, उसका क्राइटेरिया था कि 10 एमसीक्यूज थे। ठीक है, बाकी 40 ओके नंबर का जो पेपर था वो मुझे बनाना था, मैंने बनाया। और बाकी जो 50 नंबर का पेपर था वो सेशनल था, वो पेपर नहीं था, वो सिर्फ सेशनल मार्क्स थे, वो उस पर डिपेंड कर रही थी। ओके।